नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल लर्निंग विद राजेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जीके क्लासेस में आज का हमारा टॉपिक रहेगा गुप्त काल, जो कि जीके के लिए यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जीके पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। आज हम सबसे पहले गुप्त काल को जानने के साहित्यिक स्रोतों के बारे में और उसके अभिलेखों के बारे में जानेंगे। उसके बाद उसके महत्वपूर्ण शासकों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि गुप्त काल को जानने के लिए कौन कौन से साहित्यिक स्रोत हैं, जो कि स्टैटिक जीके का वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। इससे सीधे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो देखिए, गुप्त काल को जानने के लिए पुराण महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जिनमें पुराणों की संख्या आपको पता है। उनमें मुख्य पुराण कौन कौन से हैं जिसमें गुप्त काल को जानने के स्रोत मिलते हैं, यानी जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण, वायु पुराण और मत्स्य पुराण मुख्य पुराण हैं जिनमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है। उसके बाद कौमुदी महोत्सव, कल हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें बहुत सी बुक्स दी गई थी और उनके रचनाकार दिए गए थे। उनमें कल एक बुक थी कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव की लेखिका वज्जिका है, जिसके रचना में गुप्त काल का वर्णन मिलता है। कल आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कौमुदी महोत्सव के रचनाकार कौन है, तो आपने जाना कि वज्जिका नाम की लेखिका इसकी लेखिका है। उसके बाद मृच्छकटिक, इसके लेखक शूद्रक हैं। इस रचना में भी गुप्त काल की जानकारी मिलती है। उसके बाद देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त का एक नाटक है। आपने विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस के बारे में भी पहले जाना था, आज भी जानेंगे कि ये दोनों रचनाएं विशाखा दत्त की हैं। लेकिन हमने जाना था कि मुद्रा राक्षस में मौर्य काल का भी वर्णन मिलता है और गुप्त काल का भी वर्णन मिलता है। इस प्रकार आपने जाना कि कौन कौन सी रचनाएं हैं जिनमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है। उसके बाद कालिदास की कुछ रचनाएं हैं जिनमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्र, रघुवंश, इसके रचनाकार कालिदास हैं। उसके बाद हरिश्चरित, बाण भट्ट के हर्षचरित में भी महत्वपूर्ण गुप्त काल की जानकारी मिलती है। नीतिसार के लेखक कामंदक हैं, इसमें भी जानकारी मिलती है। और फाको की ये रचना है फाहयान की, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। आपसे कई बार सीधा ये भी प्रश्न पूछा जाता है, कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, तो आप बताएंगे फाहयान आए थे। उसके बाद अभिलेख, मैंने पाया है कि कई बार सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्न प्रयाग प्रशस्ति या फिर निम्नलिखित अभिलेख किस शासक से संबंधित हैं। तो मैंने यहाँ पर आपके सुविधा के लिए मेन पॉइंट लिखे हैं कि जैसे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, जो कि क्लर्क एग्जाम में आया हुआ था, कि इसके रचनाकार कौन है। इसे इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहा जाता है। हरिसेन इसके रचनाकार हैं, उन्होंने संस्कृत में लिखी है। उसके बाद इलाहाबाद स्तंभ लेख के लेखक हरिसेन है, आपको पता है। कुमार गुप्त का मंदसौर अभिलेख भी गुप्त साम्राज्य की जानकारी देता है। अब आपसे कल पूछा जाएगा कि मंदसौर अभिलेख का संबंध किस गुप्त शासक से है, आप बताएंगे कुमार गुप्त से। और इसके रचनाकार वत्स भट्टी। उसके बाद स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त की विजयों की जानकारी इससे मिलती है जूनागढ़ अभिलेख में। वैसे आपने जाना था कि रुद्रा दमन का भी जूनागढ़ अभिलेख है, लेकिन वो संस्कृत का लंबा अभिलेख है। ये आपने उसकी विशेषता जानी थी। उसके बाद गुप्तों का उत्थान, गुप्तों का उदय, इसमें हमने जाना कि गुप्त वंश का आरंभिक राज शासन उत्तर प्रदेश और बिहार में था। ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि उनकी जो ज़्यादातर अभिलेख मिले हैं या फिर ज़्यादातर रचनाएं, उनसे संबंधित सिक्के मिले हैं, वो इन्हीं राज्यों से मिले हैं। चंद्रगौमी के व्याकरण ग्रंथ में, अब कल आपसे पूछा जाएगा कि व्याकरण जो ग्रंथ है, व्याकरण जो रचना है, वो किसकी है, आप बताएंगे चंद्रगौमिन। और इसमें गुप्त शासकों को जाट बताया गया, जर्ट लिखा गया है, उनको जाट बताया गया है।
उसके बाद केपी जायसवाल नाम के इतिहासकार ने उन्हें शूद्र बताया है। रोमिला थापर इतिहासकार ने उन्हें वैश्य बताया है और रमेश चंद्र मजूमदार ने उन्हें अक्षत्रिय बताया है और हेमंत राय चौधरी ने गुप्तों को ब्राह्मण बताया है। इस प्रकार कल आपसे मैच क्वेश्चन आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, डीप क्वेश्चंस बनता है कि निम्न में से कौन सा मैच नहीं है। आई होप कि आपको विभिन्न इतिहासकारों के अनुसार वैश्यों का वंश कौन सा था इसके बारे में जानकारी मिली। उसके बाद प्रमुख शासक कौन कौन हुए हैं, जहां से सीधे स्टैटिक जीके में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सबसे पहला प्रश्न आता है कि गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त माना जाता है। अब लेकिन इतिहास में सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम की जानकारी ज़्यादातर मिलती है, लेकिन उसकी स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, ऐसी भी जानकारी मिलती है। उसके बाद हम जानेंगे कि श्रीगुप्त के बाद चंद्रगुप्त प्रथम महत्वपूर्ण गुप्त शासक हुए हैं जिनको गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब जैसे हमने पहले भी जाना है, मुगल इतिहास में जाना है कि उनके अलग अलग संस्थापक होते थे, वैसे ही गुप्त शासन में वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। आपसे कल प्रश्न पूछा जाएगा और आई होप कि आपको समझ आया। उसके बाद एचटेट में मैंने ये प्रश्न देखा था कि गुप्त संवत की शुरुआत किसने की, तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की और वर्ष दिया गया 319-320 ईस्वी में। उसके बाद पहला गुप्त शासक है जिसने महाराजाधिराज की उपाधि हासिल की थी। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि हासिल की थी, आप बताएंगे महाराजाधिराज की उपाधि हासिल की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले चांदी की मुद्रा यानी चांदी के सिक्के उत्कीर्ण करवाए थे। उसके बाद समुद्रगुप्त के बारे में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त उनके शासक हुए। उसकी विजयों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में है, जिसके रचनाकार हरिसेन है। उन्होंने इसको संस्कृत में लिखा है। एचएसएससी क्लर्क में आया हुआ था ये क्वेश्चन। उसके बाद समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के यानी उत्तर के 9 शासकों को हराया था और उनमें प्रमुख थे अच्युत और नागसेन। अब आपसे डीपली क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पर, कौशाम्बी में। अब मेन क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के कितने शासकों को हराया था, और उसने दक्षिणापथ के 12 शासकों को हराया था और 12 शासकों का प्रतिनिधि कौन था, विष्णुगुप्त था। उसके बाद समुद्रगुप्त का समकालीन कौन था, श्रीलंका का नरेश, लंका नरेश मेघवर्ण था, जिन्होंने अपना राजदूत मंडल उसके दरबार में यानी समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा था और मठ बनाने की आज्ञा मांगी थी। उसके बाद उनकी विजयों के बाद उन्हें यानी समुद्रगुप्त ने अपनी विजयों के बाद अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसमें हमने वैदिक काल में जाना था। विंसेंट स्मिथ नाम के जो रचनाकार हैं, उन्होंने भारत का नेपोलियन कहा है समुद्रगुप्त को। आपने ये प्रश्न बार बार पढ़ा होगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, लेकिन कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किसने कहा उन्हें भारत का नेपोलियन, आप बताएंगे विंसेंट स्मिथ ने। अब एनसीईआरटी में इतना तक बताया गया है कि क्या उन्हें भारत का नेपोलियन कहना उचित है, तो उन्होंने तर्क दिए हैं कि उचित ही है, क्योंकि नेपोलियन को तो वाटरलू के युद्ध में हार मिली थी, लेकिन समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में हार नहीं पाई। उसके बाद उन्हें वो कवि था, संगीतज्ञ था, वीणा बजाते हुए उन्हें चित्रों में दिखाया गया है। आपने कक्षा 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री में पढ़ा था। वो विद्या का संरक्षक था, कवि था, इसलिए उन्हें कविराज की उपाधि दी गई है। एचएसएससी पंचायत सेक्रेटरी में ये प्रश्न आया हुआ था। उसके बाद उन्होंने बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण प्रदान किया था। उन्होंने कौन कौन सी उपाधि और हासिल की थी, कविराज तो उन्हें कहा ही जाता था। उन्होंने व्याघ्र पराक्रमांक जो कि उनके सिक्कों पर उत्कीर्ण उपाधि दिखाई गई है। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। महत्वपूर्ण शासक विशाखा दत्त का देवी चंद्रगुप्तम
बताता है, नाटक बताता है कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के बीच में एक और शासक, दुर्बल शासक हुए हैं गुप्त काल के, रामगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय ने के अन्य नाम बताए जाते हैं, जैसे कि देवी गुप्त, देवराज, देवश्री। अब आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि देवश्री किस गुप्त शासक को कहा जाता है? आप बताएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। अब कल कंफ्यूजन क्या होगी, ऑप्शन में चंद्रगुप्त प्रथम दिया होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय दिया होगा, चंद्रगुप्त तृतीय, इसलिए याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। और उन्होंने कौन सी उपाधि? आप जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जाने माने विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय हुए हैं, और उन्होंने परम भागवत की उपाधि भी हासिल की थी। ये प्रश्न आते हैं एग्जाम में कई बार। और उन्होंने शकों पर विजय हासिल की थी। शकों के अंतिम शासक हमने पढ़ा था रुद्र सिंह हुए थे। रुद्र सिंह को हराकर उन्होंने शकों पर विजय हासिल की थी। उसके बाद चांदी के सिक्के उत्कीर्ण करवाए थे। अब आपसे कल पूछा जाएगा कि शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस धातु के सिक्के उत्कीर्ण करवाए थे और उन्होंने कौन सी उपाधि हासिल की थी? बताया गया है कि उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि हासिल की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को सकारी भी कहा जाता है, शकों का शत्रु सकारी भी कहा जाता है। उसके बाद उनकी उपलब्धियों का उल्लेख उदयगिरि लेख में किया गया है। जैसे कि हमने जाना था कि समुद्रगुप्त की विजयों का अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय की जो उपलब्धियों का लेख उदयगिरि लेख में मिलता है। उनकी दो राजधानियां थी, पाटलिपुत्र और उज्जैनी। आपसे पूछा जा सकता है, जैसे अपने कनिष्क की दो राजधानियों के बारे में जाना था। उसके दरबार में 9 रत्न रहते थे, और 9 रत्नों में महत्वपूर्ण रचनाकार कालिदास और प्रमुख वैद्य धन्वंतरी रहते थे। आपसे कल पूछा जाएगा एग्जाम में कि जो चिकित्सक, जाने माने चिकित्सक धन्वंतरी किस गुप्त शासक के या फिर किस शासक के दरबार में रहते थे? आप बताएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के। और उसके बाद अमर सिंह, शंकु, वराहिमेर आदि अन्य महत्वपूर्ण रत्नों में से हैं। उनके शासनकाल में फाहियान भारत आए थे, और फाहियान ने अपनी रचना फा को की में भारत में गुप्त वंश की उपलब्धियों का उल्लेख किया है और ब्राह्मणों का देश भारत को बताया है। आई होप कि आज की वीडियोज़ के पॉइंट आपको अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। यदि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और यदि आप मेरी पुरानी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे आप पुरानी वीडियोज़ की सहायता से अपनी पढ़ाई को, अपने चैप्टर के लिंक को जोड़ सकते हैं और अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।